लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी इसमें आएगी, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। तो मैंने आपको बताया था कि वो करना बहुत ज़रूरी है अगर हम अगला स्टेप करना चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली एक्टिविटी जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीनों एक्टिविटीज को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें से आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 2 स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले 4 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप के अंदर हम निकालना सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items। सेकेंड स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और लास्ट स्टेप में हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 स्टेप्स करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आइटम्स को ऐड करना है और माइनस करना है, और रीजन भी दूंगी कि क्यों किसी चीज़ को ऐड करना है और किसी चीज़ को क्यों माइनस करना है, क्योंकि आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इस स्टेप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इसके साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले सॉल्व। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। हम इनडायरेक्ट मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसको 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे। अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है ताकि पता चल सके उसको कि पूरे साल के अंदर उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में इसके बेस का प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा मेथड है सरप्लस एज पर बैलेंस शीट। कई बार आपको क्वेश्चन में ये वाला आइटम नहीं दी होगी, आपको एक बैलेंस शीट दे दी गई होगी और उसमें आपको सरप्लस दिया होगा, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो दोनों मेथड से जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है, तो कैसे करना है? अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे एक नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? आपको ये दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आपने बनाया होगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, तो उसमें आपको जो प्रॉफिट दिया होता है एंड में, वो आफ्टर टैक्स दिया होता है। आफ्टर टैक्स मतलब हम उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर देते हैं। प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स क्या होता है कि करंट ईयर की इनकम के बेस पे हम इतनी अमाउंट साइड पे कर देते हैं कि इतना अमाउंट हमारी टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी, तो हम अपने प्रॉफिट में से उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए वो जो प्रॉफिट आता है वो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर टैक्स निकालना है, तो आप उसी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को वापस से उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है
आप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को ऐड कर दोगे ताकि आपका बिफोर टैक्स आ सके। इतना ही नहीं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कई बार आपको अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिफंड आ जाता है कि इतना आपका रिफंड आया है। क्योंकि हम बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो कि हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था उसको हम ऐड कर देंगे, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो कि हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया था उसको हम माइनस कर देंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो जो भी टैक्स की प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है उसको ऐड कर दोगे, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है उसको हम माइनस कर दोगे, जिसको कि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो हमें क्योंकि रिवर्स करना है इस प्रोसेस को। अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिटेड मतलब ऐसे आइटम जिनको कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से माइनस किया जा चुका है। जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अर्थक्वेक आ गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला टॉपिक मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिटेल में समझाऊंगी। तो ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं। अब हम इन सारों को अपने प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो जो भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं हम उनको ऐड कर देंगे। सिमिलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो कि हम क्रेडिट कर चुके हैं यानी कि ऐड कर चुके हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का मतलब है कि हमने चीज़ों का इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई वो किसी तरीके से, लेकिन उसके ऊपर हमने क्योंकि इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो हमें क्लेम मिल गया। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। तो इसको हमने ऐड किया होगा तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है तो जो हमने माइनस किया था उसको ऐड कर दो, जो ऐड किया था माइनस कर दो, दोनों चीजों को, टैक्स को भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी। रिपीट करते हैं, प्रॉफिट आपको दिया होगा एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आफ्टर टैक्स दिया होगा, उसमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को ऐड कर देंगे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज इनकम्स को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये तो था कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट दिया होता है उनमें से हम इन्हीं आइटम्स को ऐड माइनस किया होता है तो उनको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट का आपको सरप्लस दे रखा है तो क्या करते हैं, इन चारों स्टेप्स को तो करना ही करना है। उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट में आपको सरप्लस दिया होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का दिया होगा एंड करंट ईयर का दिया होगा। तो दोनों सालों का आपको सरप्लस दिया होगा, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का सरप्लस दिया होगा। ये सरप्लस एक्चुअली आता कहाँ से है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही आया हुआ है, जिसमें से हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी कुछ आइटम्स को माइनस कर चुके हैं और कुछ आइटम्स को हम ऐड कर चुके हैं। तो उन सारे आइटम्स को जो हम माइनस कर चुके हैं, ज़्यादा माइनस कर चुके हैं, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है उसमें से हम रिजर्व्स जैसे कि जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व,
क्योंकि हम प्रॉफिट में से ही ये सारे एप्रोप्रिएशंस करते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशंस कर चुके हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, यानी कि इनमें से ये सबको हम माइनस कर चुके हैं। और इसके अलावा हम इसमें से डिविडेंड को पे कर चुके हैं, यानी कि डिविडेंड्स को माइनस कर चुके हैं। तो हमें इन सबको क्या करना है, हमें इन सबको ऐड कर देना है। और इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम बारी बारी से चलते हैं स्टेप वाइज। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सरप्लस लेना है। सरप्लस मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस को माइनस कर लेना है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वापस ऐड क्यों करना है सबको, डिविडेंड को पेड ड्यूरिंग द ईयर को हमें ऐड कर देना है। डिविडेंड पेड को ऐड क्यों करना है, हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है वो किसका पार्ट होता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसीलिए हमने जो डिविडेंड माइनस किया था उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आया था उसमें से ये सब कर चुके हैं, रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आउटफ्लोज थे। एक्चुअली ये इनमें से सारे आउटफ्लोज नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आउटफ्लोज ओनली डिविडेंड है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, जो पैसा बिजनेस में से बाहर गया है, ठीक है, बाहर गया है, तो उसको हम आउटफ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर टू रिजर्व्स कर चुके हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम घर में जो भी हमारी इनकम आती है कुछ पैसा हम घर की अलमीरा की सेफ में रख देते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो पैसा हमारे घर से बाहर चला गया, लेकिन वो पैसा अभी हम यूज नहीं करते। तो बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में भी होता है कि प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उनको बाद में यूज किया जा सके। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्योंकि हम प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व को, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को माइनस कर चुके हैं, वैसे भी इनका कैश आउटफ्लो नहीं गया, बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, ये वाला पैसा साइड पे रख दिया गया है इन रिजर्व्स की फॉर्म में। तो हमें इन सबको ऐड करना है, किस किस को, ट्रांसफर टू रिजर्व्स को हमें ऐड कर देना है, चाहे वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या कुछ और रिजर्व्स जिनको कि हम अपने प्रॉफिट में से साइड पे रखते हैं। उसके अलावा डिविडेंड पेड को हम ऐड क्यों करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को पेड को ऐड क्यों करते हैं, फाइनल या प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डिविडेंड को प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को। तो जब शेयर होल्डर्स की एजीएम होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें वो शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है। तो इसमें भी 2 साल का आएगा, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। तो डिविडेंड जो पे किया जा चुका है एक्चुअली वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, तो इसीलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करना चाहिए। तो इसीलिए डिविडेंड पेड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है चाहे वो फाइनल डिविडेंड जो पे किया जा चुका है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो पार्ट बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस की फॉर्म में दिखाया जा चुका है, दिखाया गया है, उसमें से ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया जा चुका है, तो उसको ऐड कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स ऑलरेडी उसमें से ऐड किया जा चुका है, तो उसको माइनस कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उसमें से माइनस किए जा चुके हैं, तो उसको ऐड कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो कि उसमें ऐड की जा चुकी है, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपने देखा होगा कि ये चारों स्टेप 1, 2, 3 एंड 4
ये चारों स्टेप हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ऐड और माइनस करने हैं, बस यही 4 स्टेप। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या ऐड करना है, अगर हमें बैलेंस शीट के सरप्लस के बेस पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम निकालना है तो dividend paid, add interim dividend paid, add transfer to reserve, add provision for tax, add extraordinary expenses, add refund of income tax minus extraordinary income minus। तो जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको ये देख लेना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा वाला प्रॉफिट दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें 4 ही स्टेप्स हैं, और अगर सरप्लस एज पर बैलेंस शीट है तो उसमें इन 4 स्टेप्स के अलावा और 3 स्टेप्स हैं, डिविडेंड पेड एंड रिजर्व्स। तो अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। From the following information for the year ended 31st March 2021, calculate net profit before टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप करना है। जैसे कि आपको बताया 2 तरीके होंगे, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे प्रॉफिट दिया होगा या बैलेंस शीट के सरप्लस के बेस पे दिया होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट के सरप्लस के बेस पे। ये देखिए सरप्लस बैलेंस इन बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग, सरप्लस, क्लोजिंग। तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर लेना है। तो हम इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट एज पर सरप्लस। हमें क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर लेना है। क्लोजिंग है हमारा 5,40,000 माइनस ओपनिंग है हमारा 2 लाख, लेकिन पैरेंथेसिस में दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो दैट मीन्स वो लॉस है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग आपका माइनस में है क्योंकि वो लॉस है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 7,40,000। ये था 5,40,000 का क्लोजिंग, ये था ओपनिंग। अब क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना है, माइनस करना है मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 7,40,000। ठीक है, 7,40,000 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऐड करना है हमें। ओके, मैंने आपको बताया था कि प्रपोज डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे। ये है हमारा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर और ये है हमारा करंट ईयर 2020 एंड 2021। प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 2,10,000 और करंट ईयर का दिया हुआ है 3,15,000। हमें कौन सा लेना है, हमें प्रीवियस ईयर का लेना है। उसका लॉजिक क्या है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले तो उसको प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद एजीएम होती है, एजीएम में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं और अप्रूवल के बाद ही हम उसको पे करते हैं, डिविडेंड को हम पे कर देते हैं। अब जो करंट ईयर में उन्होंने प्रपोज किया हुआ है 3,15,000 का, उसकी एजीएम होगी करंट ईयर की क्लोजिंग के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में होगी। तो तब होगी, तब शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे, तब हम इसको पे करेंगे। तो इसीलिए करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड को हम कंसीडर नहीं करते। पिछले साल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था डिविडेंड, वो था 2,10,000 का। पिछले साल में उन्होंने प्रपोज किया था, इस साल में मीटिंग हो चुकी होगी, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया होगा और उसको पे कर दिया जा चुका होगा। तो जो डिविडेंड पे किया जा चुका है 2,10,000 का, हम उसी को ही ऐड करेंगे। मतलब अगर आपको प्रपोज डिविडेंड करंट और प्रीवियस ईयर दोनों का दिया हुआ है तो आपको कौन सा ऐड करना है, आपको खाली प्रीवियस ईयर का ऐड करना है। हम लिख देंगे ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने अप्रूव कर दिया होगा और हमने इसको पे कर दिया होगा।
तो इसको हम ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, हम प्रॉफिट में से इतना पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1,50,000 को ऐड कर देंगे। ऐड ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये जो प्रोविजन हमने बनाया था उसको हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी हम ऐड कर देंगे 2,30,000। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13,30,000, और ये होगा हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप है। हमें इस फर्स्ट स्टेप को करना है वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में आपने इसको कर देना है और फिर इसको हमने लेके जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है, वो हम बाद में करते हैं। तो वर्किंग नोट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितनी भी आइटम्स हमने ऊपर की थी ऐड माइनस करना है, उनको आपको देख लेना है। तो उसमें से जो जो भी आइटम्स दिए होंगे उनको ऐड करना है या माइनस करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके साथ के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ये है सरप्लस दे रखा है आपको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों दे रखे हैं। क्लोजिंग में प्रॉफिट है 3,36,000 का, और ओपनिंग में आपका लॉस दिखा रहा है, ये 1 लाख का लॉस दिखा रहा है। ब्रैकेट में दिया हुआ है तो दैट मीन्स वो लॉस है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही सरप्लस निकाल लेना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर सरप्लस फ्रॉम बैलेंस शीट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 3,36,000 माइनस, किसको माइनस करना है, ओपनिंग सरप्लस को, विच इज 1 लाख। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 4,36,000। तो आप यहाँ पे दिखा दो 3,36,000, तो ये आपका आ जाएगा 4,36,000। उसके बाद क्या है, डिविडेंड प्रपोज इन द प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब तो आपको दे भी दिया इसमें कि प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया था, इस ईयर में इसको हमें देना है, दे दिया है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करते हैं पहले। ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि दे ही दिया उन्होंने कि 72,000 उन्होंने पे कर दिया। और ऐड क्या करना है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क होता है, इंटरिम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही इसको डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो 30 दिन के अंदर अंदर इसको हम पे कर देते हैं, कंपनीज इसको पे कर देती हैं। तो इसीलिए इसका कोई चक्कर नहीं है कि प्रीवियस ईयर या करंट ईयर जो भी इंटरिम डिविडेंड पे किया गया होगा उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स को भी हम ऐड कर देंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स ये आपको दे रखा है 1 लाख, 1 लाख को ऐड कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हमने इसके बारे में अभी बात की थी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, शुरुआत होती है कंपनी के बिजनेस की, उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉलिसिटर की फीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गई, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि कंपनी का स्टार्ट एक ही बार होगा, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ही बार हुए होंगे। तो जैसे ही ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वैसे ही हम इनको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देते हैं का मतलब है कि पहले इनको इनकर करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रमोटर्स, जो भी प्रमोटर होते हैं वही ये खर्चे पे करते हैं।
और उसके बाद इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया था, राइट ऑफ करने के लिए हम कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, बट ये एक्चुअल में है क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो इसीलिए इनको ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते, तो इसीलिए इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, तो हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस कर दो, तो इसीलिए हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और ब्रैकेट में दिखा देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो हम इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, 50,000 को हम ऐड कर देंगे। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में एक और है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। मैंने बताया था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक वगैरह जो भी है वो क्या होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये हमारे बिजनेस के कोर्स में ये लॉसेस नहीं हुए, ये ऐसी सिचुएशन है जिसको कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, तो इस 2 लाख को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये है आपकी लॉस ड्यू टू फायर, इसको भी हम ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड कर देते हैं, तो 1,50,000 को ऐड कर देंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ड्यू टू फायर, तो ये क्या है आपका? ये है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो कि हमने ऐड कर दी होगी अपने स्टेटमेंट में, क्रेडिट कर दी होगी, उसको अब हम माइनस कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इन सबको ऐड माइनस करने के बाद ये आ जाता है आपका 9,98,000 का। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है, तो ओपनिंग सरप्लस दे रखा है, क्लोजिंग सरप्लस दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग प्लस में है यानी प्रॉफिट है, ओपनिंग माइनस में है, ब्रैकेट में है मतलब लॉस है तो माइनस में है, माइनस में है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 8,72,000, तो हम इसको दिखा देते हैं सरप्लस हैज पर बैलेंस शीट, तो ये आपका 8,72,000 यानी कि 6,72,000 प्लस 2। उसके बाद है क्या क्या हमें करना है, आपको क्वेश्चन करने का इजी तरीका क्या है? साथ साथ करते जाओ, प्लस माइनस यहाँ पे लिख दो और फिर फटाफट से कर देंगे। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, पिछले साल में प्रपोज किया था यानी कि इस साल में पे कर दिया, उसको हम ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने माइनस कर दिया होगा उसको हम ऐड कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स से हमने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा दिया होगा यानी ऐड कर दिया होगा, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, इसको हम ऐड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट जो कि हमने ऐड किए होंगे, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस, यानी कि माइनस कर देंगे 2 लाख। तो क्या क्या ऐड करना है उसको हम ऐड कर देते हैं, क्या क्या माइनस करना है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले ऐड डिविडेंड पेड 1,44,000 और इंटरिम डिविडेंड पेड
इसको भी हम ऐड कर देंगे 1,80,000। और उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व था, ट्रांसफर टू रिजर्व उसको हम ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व हम इसको ऐड कर देंगे 2 लाख का। और उसके बाद है 3 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड कर देंगे 3 लाख का। और उसके बाद है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस वाली आइटम मैं थोड़ी नीचे लिख देती हूँ, लेस रिफंड ऑफ टैक्स को हम माइनस कर देंगे, 6,000 का है। और उसके बाद है 4 लाख, 4 लाख की लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, एड लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, इसको हम 4 लाख को ऐड कर देंगे। और उसके बाद है हमारा लास्ट में इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम विच वाज क्रेडिटेड, ऐड किया था तो हम माइनस कर देंगे। तो इन सब को करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर वो होगा हमारा 18,90,000। ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है। ओके, तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम 2 स्टेप्स करने वाले हैं, तो उनमें से पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। अब सेकंड स्टेप है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालते हैं, और क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों ऐड करना है और क्यों माइनस करना है। उसके पहले मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको यहाँ पे लिखना है। पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों ऐड करना है किसी चीज को और क्यों माइनस करना है किसी चीज को। तो ये जो आपका आएगा फिर वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा सेकंड स्टेप। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी वजह से कैश का कुछ आउटफ्लो नहीं हुआ बिजनेस में से। आउटफ्लो होने का मतलब होता है बिजनेस में से कि बिजनेस से बाहर जाना पैसा, ठीक है, बिजनेस से बाहर जाना। तो इन ये हालांकि एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की कहाँ कहाँ इनफ्लो आया, कहाँ कहाँ आउटफ्लो गया। तो मतलब जहाँ पे आउटफ्लो हुआ ही नहीं, बट हमने क्योंकि उनको एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हमें कुछ एक्सपेंसेस को अगर वो नॉन कैश फॉर्मेट में भी होते हैं तो हमें उनको माइनस करना पड़ता है। बट क्योंकि अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सिर्फ कैश के आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें कैश बाहर गया ही नहीं उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट काम करते करते घस गई। अब मान लो कि हमारे पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है जो कि है 1 लाख की, साल भर उसने काम किया तो साल भर के बाद वो घस गई, में भी उसकी वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, अब वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, यानी घस गई है। तो मान लो कि हमें साल के एंड में लगता है कि इसकी वैल्यू 1 लाख की थी, वो बहुत अच्छे से काम करती थी, कॉस्ट इफेक्टिव थी, अभी उसकी वैल्यू 90,000 रह गई होगी, तो 10,000 का हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। बट क्या वो मशीनरी
10,000 का हमारे बिजनेस में से कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ, कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हमने डेप्रिसिएशन करके उसको माइनस कर दिया अपने प्रॉफिट में से। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर और अमोर्टाइजेशन होता है नॉन टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? पेटेंट्स का मतलब होता है कि हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करने का और उसको सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जब मान लो कि कोई चीज नहीं बनाती है कोई कंपनी, तो उसको रजिस्टर करवा लेती है, पेटेंट करवा लेती है, ताकि उसी को उसको बनाने का राइट और उसको सेल करने का राइट मिल जाए। मान लो कि 10 साल है, तो 10 साल के बाद दूसरी कंपनीज भी उसको बनाएंगी। तो ये जो पेटेंट है हमारी इस वक्त एसेट है, लेकिन हमें पता है कि इस 10 सालों के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। तो जीरो रह जाएगी तो हमें उनको पेटेंट्स को राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि अमोर्टाइज करना पड़ता है। राइट ऑफ करने का मतलब है कि मान लो कि पेटेंट की वैल्यू हमने निकाली 1 लाख, हमें लगता है 10 लाख हर 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। तो हम क्या करेंगे, 10,000 हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो गया है, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। सिमिलरली बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें लगता है कि हमारे कुछ डेटर पैसे नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट सेट असाइड, मतलब साइड पे रख लेते हैं कि इतना बैड डेट्स हो सकते हैं। बट हमने बिजनेस में बाहर किसी को नहीं दिया है, आउटफ्लो नहीं गया है, तो इसीलिए इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, अमोर्टाइजेशन गुडविल का, पेटेंट्स का, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, बैड डेट्स हुए हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अगर हमने कोई नया प्रोविजन बनाया है तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। नॉन कैश इनकम से पहले मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करती हूँ। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश तो नहीं होते, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस वक्त। तो जो खर्चे ऑपरेटिंग से रिलेटेड है ही नहीं, तो उनको हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इस वक्त चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही सिर्फ ऐड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हमने किसी से उधार लिया तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो वहां पे माइनस होना चाहिए, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड लॉस है, तो हमें वहां पे आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है, तो हमें, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि हमें क्यों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है। माइनस किस किस को करना है, इनकम्स को, नॉन कैश इनकम को माइनस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। नॉन कैश इनकम को माइनस क्यों करना है, सेम लॉजिक। नॉन कैश इनकम क्या होती है, जो कि एक्चुअल में हमारी इनकम तो है, बट उसके लिए हमारा कैश का कोई इनफ्लो नहीं आया, बिजनेस में कोई इनफ्लो नहीं आया है, तो क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो हमें इसको वापस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैश थोड़ी ना आया जो कि हम इसको दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, मतलब मान लो कि कोई क्रेडिटर था, मान लो कि कोई क्रेडिटर था वो 1,000 का, तो उसने बोला कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मतलब हमारी लाइबिलिटी राइट ऑफ हो गई, हमें उसके पैसे नहीं देने, हमें 1,000 का बेनिफिट हो गया। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि कि आपके बिजनेस में 1,000 रुपीज आ गया, तो वो तो नहीं आया, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन कैश इनकम है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश का इनफ्लो तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए इसको माइनस कर देंगे। डेट रिटर्न ऑफ
एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। बैड डेट्स हमने समझ लिया था कि हमारे बैड डेट्स नहीं, ये यहाँ पे वो कैस वो नहीं होगा। डेट रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि हमारा कोई लोन वगैरह माफ हो गया। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, मान लो कि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, पहले था 5000 का, इस साल 4000 का, हमें ऐसा लगता है कि हमारे डेटर्स हमारे पैसे दे देंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम 1000 रुपीज़ जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में डाला था ना, वो हमने वापस कर दिया अपने प्रॉफिट में। यानी कि 1000, हमें नहीं लगता कि 1000, हमें लगता है कि अभी 4000 ही सफिशिएंट है, तो हमने क्या किया, एक रिजर्व से प्रॉफिट में वापस कर लिया। लेकिन बिजनेस में तो कोई इनफ्लो नहीं आया 1000 रुपीज का, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जितने भी नॉन कैश इनकम्स हैं हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्यों माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये या तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो हमें इनको वहीं पे दिखाना चाहिए ऐड करके, कैश फ्लो उधर दिखाना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग में। तो इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनफ्लो है, तो हमें वहां पे ऐड करना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग में। तो अगर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो कि हमने किया ही हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है, और रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारे भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम्स हैं, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको चलना है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये है हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने किया, अभी ये है हमारा सेकंड स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी कि सेकेंड स्टेप करना है। तो आपको पहले क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम इसको पहले लिख लेंगे प्रॉपर, प्लीज आप फुल फॉर्म लिखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं इस चीज के। तो अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,23,500। तो ऐड क्या क्या करना है, हम दो इसके वो बना लेते हैं, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे बना लेते हैं लेस में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो सबसे पहले हम क्या क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड कर दो, तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन है हमारा 42,000 का। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे 8400। गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल अमोर्टाइज ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, हालांकि ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो गुडविल अमोर्टाइज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये एक लायबिलिटी है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये है कि हम जब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो इतने प्रीमियम पर करेंगे, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज को हम एक्सपेंस प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते, तो जो चीज माइनस नहीं की उसको ऐड क्यों करेंगे, तो इसीलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, इस चीज को हम इग्नोर करेंगे, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे।
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 13,800। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों को माइनस करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,72,400, और ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपको ये दो स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपको दे रखा है 4,47,000 का। हम दो कॉलम बना लेते हैं, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो एक जगह छोड़ लेते हैं उसके लिए, और नीचे बना लेते हैं लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो क्या क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 84,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी हम ऐड कर देंगे 16,800। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। सेल ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी है, इग्नोर। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5,44,800 विच इज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फर्स्ट 2 स्टेप्स किए। नेक्स्ट 2 स्टेप्स के लिए हम पार्ट 3 वाले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हमारा एक बार के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।